तो वेलकम बैक टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी थर्ड एंड फोर्थ एक्टिविटीज के बारे में, यानी तीसरी और चौथी। इससे पहले मैंने आपको सेकेंडरी यानी कि दूसरी वाली एक्टिविटी करवा दी थी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 था। और इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 7, जिसमें तीसरी और चौथी का जिक्र है, उनके बारे में हम करने वाले हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड एंड फोर्थ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टर्म 1 की बात करें उसमें प्राइमरी एक्टिविटी आ चुकी थी और टर्म 2 के अंदर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको देखने को मिलेगी। और आज की इस क्लास में मैं आपको सिंगल पार्ट के अंदर ये पूरा कंप्लीट चैप्टर करवाने वाला हूं, ताकि आपको वन शॉट वीडियो के अंदर ये अच्छे से समझ आ जाए। और अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टर्म 2 की जो डेट शीट है बच्चों, वो ऑलरेडी सीबीएसई की तरफ से रिलीज हो चुकी है। तो ऐसे में बच्चा आप थोड़ी तैयारी करेगा, प्रिपरेशन करेगा, मटेरियल को ढूंढेगा, वीडियोस को ढूंढेगा, तो आपको इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। आप बस कनेक्ट रहिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, कम्युनिटी पोस्ट को देखिएगा, और साथ ही क्विक प्रेप क्लासेस ऐप पे चीजें अपडेट होते रहेगी, वहां पर आप कनेक्ट रहिएगा। आपको कंप्लीट 12th क्लास का जो कोर्स है, नॉट ओनली ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो वगैरह, जितने भी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट है, सभी आपको टर्म 2 के लिए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की इस क्लास को। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर कंटेंट के बारे में। तो ये जो आपका चैप्टर है वो बेसिकली बिलोंग करता है आपके सेवा सेक्टर से, यानी कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब हम तीसरी क्रियाओं और चौथी क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सारी बिलोंग करती है सेवा के ऊपर, यानी सर्विसेज के ऊपर। पहली जो और दूसरी होती है वो हम आगे जानेंगे, ताकि आपको एक स्टेप बाइज जो मानवीय क्रियाएं हैं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज है, वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात की जाए, तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि किस प्रकार मानवीय क्रियाएं एक श्रेणी के रूप में काम करती है। अब बात ये आएगी आपके मन में कि ये मानवीय क्रियाएं क्या होती है। तो देखिए, मानव जो काम करता है, जिसके बदले उसे आय प्राप्त होती है, यानी कि इनकम प्राप्त होती है, उसे हम मानवीय क्रियाएं कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे आर्थिक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः 4 प्रकार की हमें आर्थिक क्रियाएं देखने को मिलती है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। और जो पंचम क्रिया है वो चैप्टर के बीच में ही आपको पढ़ने को मिलेगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। हमें जो इस चैप्टर में फोकस करना है वो है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाओं के ऊपर। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। ये आप अपनी स्क्रीन पे मानवीय क्रियाओं को देख भी सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बता रखा है सभी क्रियाओं के बारे में। जैसे कि पहला जो स्टेप होता है वो प्राथमिक क्रिया होता है। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, जैसे रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अगर उदाहरण की बात की जाए तो भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गया, खनिज हो गया, ये सारी क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। और दूसरी क्रिया में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो कच्चे माल को हम तैयार माल में बदल देते हैं, यानी कि अब बात आती है उद्योगों की, यानी प्रोडक्शन की बात आती है। और तीसरी क्रिया में हम क्या करते हैं? सर्विसेज का काम करते हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यानी तीसरी क्रिया जो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। और चौथी होती है इंटेलेक्चुअल सर्विस, जो कि हाई लेवल की देखने को मिलती है। तो तीसरी और चौथी वाली जो आपकी क्रिया है वो इस लेसन में आपको डीपली तरीके से पढ़ने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं तृतीय क्रियाकलाप से, यानी थर्ड एक्टिविटी से। अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो वह सभी प्रकार की सेवाएं जो भुगतान के बदले प्राप्त हो, तो उसे हम तीसरी क्रिया कहते हैं। अगर इसके टॉप फीचर की बात की जाए तीसरी क्रिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो जैसे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, पर्यटन हो गया, पर्यटन यानी टूरिज्म। ये चीजों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। आपको की पॉइंट जो ध्यान में रखने हैं वो है आपका ग्रामीण और नगरीय विपणन। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, यानी बाजार। और अगर एग्जाम टाइप क्वेश्चन की बात की जाए तो ज्यादातर इसके अंदर फुटकर और थोक व्यापार से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अदर्स भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है वो आपको इसके ऊपर रखना है। फुटकर का मतलब होता है रिटेलर और थोक का मतलब होता है होलसेलर, जो कि अभी आपको डीपली पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं 1 मार्क्स एमसीक्यू की बात करूं, तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे और उसका पेज नंबर 63 देखोगे तो आपको एक टॉपिक दिखाई देगा जिसके अंदर कॉलर का रंग लिखा होगा, बट उसके आंसर नहीं लिखे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्क एमसीक्यू बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉलर के नाम अच्छे तरीके से याद करना जरूरी है। इनमें से कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये इसके कार्य की जो प्रकृति है, वर्क जो नेचर है, वो है आपका फर्स्ट एक्टिविटी से, यानी प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित है। स्वर्ण यानी कि गोल्ड, ये आपका 5वीं। श्वेत यानी कि आपका व्हाइट, तो ये आपका हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल में। और नीला वाला जो होता है ब्लू कलर का, वो होता है आपका उद्योग में जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड करता है। तो ये आपको लाल, स्वर्ण, श्वेत, नीला कलर अच्छे से याद रखना है कि इनका संबंध किस प्रकृति से है, किस कार्य की प्रकृति से है।
आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जाकर भी ये देख सकते हैं क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। तो ग्रामीण विपणन केंद्र यानी कि आपका रूरल मार्केटिंग सेंटर। तो इसमें देखिए क्या होता है कि निकटवर्ती बस्तियों का यह पोषण करता है। निकटवर्ती बस्तियों, निकट मतलब होता है पास, और बस्तियां आप जानते हैं कि ग्रामीण में बस्तियां ज्यादा देखने को मिलता है। एक तरीके से स्थानीय मांग को ये पूरा करते हैं ये वाले बाजार। और इसमें क्या होता है कि ग्रामीण विपणन केंद्र जो होते हैं वो अर्ध शहरी होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ये अर्बनाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर हाफ तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्थानीय मांग को व्यक्तियों की पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर मंडियां और फुटकर व्यापार ज्यादा देखने को मिलता है। फिर वही रीजन आता है कि इसी कारण यहाँ पे जो क्षेत्र है वो काफी वाइड नहीं हो पाता, सिर्फ जरूरत की चीजें आपको ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है, और इसी कारण ये जो लोकल डिमांड होती है लोगों की उसे कंप्लीट कर पाते हैं। बट यहाँ पे जब दूसरी तरफ बात हम करते हैं नगरीय विपणन केंद्र की, यानी कि अर्बन मार्केटिंग सेंटर की, तो इसमें देखिए क्या होता है कि केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ यहाँ पर विशिष्ट वस्तुएं यानी कि स्पेशल वस्तुएं और सेवाएं भी यहाँ पर प्रदान करने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे मंडियां भी होती है, लेकिन सुपर मार्केट भी देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े बाजार भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं हाई लेवल के, यानी कि जो स्पेशल टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर विनिर्मित वस्तुओं का प्रदान ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी काफी तेजी से ग्रो करती है, और इसमें शैक्षणिक संस्थाएं और व्यवसाय भी उपलब्ध होते हैं। शैक्षणिक और व्यवसाय से संबंधित उदाहरण के तौर पे जैसे अध्यापक, वकील, चिकित्सक, डेंटल, ऐसे ना जाने कितने सारे हैं जो नगरीय विपणन केंद्र में आपको देखने को मिलते हैं। तो एज इट इज 4 पॉइंट आप उतारिए, एग्जाम के अंदर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नो फालतू का ड्रामा, सिर्फ सिंपल तरीके की ये बात की जा रही है। ठीक है, आई होप आप अच्छे तरीके से ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फुटकर व्यापार यानी कि रिटेलर, दूसरा है थोक व्यापार यानी कि होलसेलर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि फुटकर और थोक ये क्या होता है, आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए जरूरत ये है कि इसे हमें डीपली तरीके से अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फुटकर व्यापार की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि फुटकर व्यापार से तात्पर्य ऐसे व्यापारी से होता है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोक व्यापारियों से माल खरीदता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, माल को खरीद रहा है किससे, थोक व्यापारी से, होलसेलर से, और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय करता है, यानी कि उपभोक्ताओं को फुटकर व्यापारी बेचता है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि फुटकर व्यापारी उपभोक्ता और थोक व्यापारी के बीच में एक कड़ी का काम करता है, यानी कि एक बिचौलिए की तरह काम करता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं फुटकर व्यापारी के कुछ उदाहरण दूं तो जैसे रेडी हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका परचून की दुकानें यानी जनरल जो स्टोर होते हैं। अब देखिए जब आपके घर में कोलगेट खत्म होता है, अब ये थोड़ी आप डायरेक्ट कोलगेट की कंपनी में चले जाओगे, या ये भी नहीं होता कि आप डायरेक्ट होलसेलर के पास चले जाओगे जो इसका उत्पादन करता है। आपको किसकी जरूरत होती है, आपको जरूरत होती है एक दुकान की जो कि आपके नियर बाय में देखने को मिलती है, और उसी दुकान को हम फुटकर व्यापारी कहते हैं, जो कि हमारी आवश्यकताओं को थोड़ी थोड़ी पूरा कर देता है। तो इसमें यही बात की जा रही है कि दुकानदार क्या करता है, होलसेलर से सामान खरीद के लाता है और उपभोक्ताओं की उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय करता है। इसके अंदर जो मेन चीज है याद रखने वाली वो है, जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो उपभोक्ता और होलसेलर के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थोक व्यापार के बारे में। तो देखिए थोक व्यापार से आशय ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादक को यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है उससे बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है। होलसेलर क्या करता है, जहां से उत्पादन आता है उद्योगों से, कंपनियों से, वो अपने एक गोडाउन में रखता है और उन्हें क्या करता है, सप्लाई करता है, जिसे हम सप्लायर भी कहते हैं। तो ये जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने सप्लायर से सामान लेके आते हैं या फिर सप्लायर ने डायरेक्ट भी प्रोवाइड करवाता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कराता है और उसी के अकॉर्डिंग ये हमें सामान बेचते हैं। यानी कि थोक व्यापारी जो होता है वो निर्माता और फुटकर व्यापारी के बीच में कड़ी का काम करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि अब एक कंपनी ने साबुन बनाया, उस कंपनी का जो माल जो था वो थोक व्यापारी ने क्या किया, एक बड़ी मात्रा में खरीदा। अब उसके गोडाउन में वो सारी चीजें समा गई, उसने क्या किया, धीरे धीरे सप्लाई करना शुरू किया, किसे, फुटकर व्यापारी को यानी रिटेलर को। जो हमारी जरूरत वाली चीजें थी उससे हमने वो चीजें खरीद ली। तो एक तरीके से चैन की तरह ये काम कर रही है। तो आई होप आप फुटकर और थोक दोनों व्यापारियों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसकी विशेषताओं के बारे में आप जान लीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ फुटकर व्यापार की विशेषताओं के बारे में।
पहला जो इसका पॉइंट है वो है अनेक वस्तुओं का व्यापार। जब आप एक जनरल स्टोर में जाते हो तो आप वहां पर देखते हो कि जो जनरल स्टोर का मालिक होता है वह अनेक प्रकार की वस्तुएं अपने पास रखता है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है। वो अपनी जरूरत के हिसाब से जो उसे चाहिए होती है वह फुटकर व्यापारी उसे आसानी से दे देता है। फिर चाहे दूध हो, चाय पत्ती हो, नमक हो, दाल हो, चावल हो, वगैरह वगैरह। दूसरा है उपभोक्ता को विक्रय, यानी कि फुटकर व्यापारी का जो संबंध होता है वह थोक व्यापारी से खरीदता है और उपभोक्ताओं को यानी हम जैसे कंज्यूमरों को वह बेचता है। तो इस प्रकार फुटकर व्यापारी बीच की कड़ी का काम करता है थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं के बीच में। फोर्थ पॉइंट है इसका सफलता यानी अचीवमेंट। तो देखिए फुटकर व्यापारी जो रिटेलर होता है उसकी सफलता उसकी विक्रय कला और दुकान की सजावट के ऊपर निर्भर करती है। जितनी अच्छी उसकी दुकान होती है ग्राहक उसकी दुकान पे ज्यादा आते हैं, और जितने खराब दुकान होते हैं यानी माल की कमी होती है तो ग्राहक उसके पास क्यों आएगा, वो उस दुकान पे जाता है जहाँ पे सारी वस्तुएं आसानी से मिल जाए। तो इसलिए सफलता डिपेंड करते हैं फुटकर व्यापारी की क्या दुकान की सजावट पर और उसके रखे सामान के ऊपर। अगला है व्यक्तिगत संपर्क इंडिविजुअल रिलेशन। तो देखिए क्या होता है कि फुटकर व्यापारी के अपने उपभोक्ताओं के साथ क्या होता है व्यक्तिगत संपर्क अच्छे रहते हैं, और उसे व्यापारी को पता रहता है कि इस उपभोक्ता को क्या क्या चीजें पसंद है, तो उसकी रुचि का सामान वह हमेशा अपनी शॉप में रखता है ताकि उसका व्यापार अच्छे तरीके से चलता रहे। अगला है कम पूंजी। तो देखिए इस प्रकार के जो व्यापार होते हैं उसके अंदर कम पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि आप एक नॉर्मल सी शॉप ओपन करके भी अपना ये वाला व्यापार चला सकते हैं। अगला है नगद विक्रय। तो फुटकर व्यापारी क्या करता है उपभोक्ताओं से डायरेक्ट पैसे लेता है, उन्हें सामान प्रोवाइड करवाता है, तो इस प्रकार वह नगद विक्रय को ज्यादा प्रोत्साहन देता है। लेकिन वह समय समय पे अपने ग्राहकों को क्या करता है उधार भी देता रहता है ताकि उसके ग्राहक उसके साथ बंधे रहे। जैसे कि आपका अपने लोकल स्टोर से भी क्या उधार चलता ही रहता है, ये क्या एक रिलेशन बनाने वाली बात हो जाती है। अगला है क्रय की मात्रा। तो देखिए जो फुटकर व्यापारी होता है वह माल को खरीदना और बेचना थोड़ी थोड़ी मात्रा में करता है, क्योंकि वह एक फुटकर व्यापारी है। अब ऐसा तो नहीं है होलसेलर की तरह वो बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदेगा, वह मनुष्य की जरूरतों के हिसाब से अपने दुकान में सामान रखता है ताकि वह दिन ब दिन लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करता रहे। लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है सीमित व्यापार क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके जो जनरल स्टोर होते हैं वो आपके घर से काफी नजदीक होते हैं, तो इन फुटकर व्यापारी का जो क्षेत्र होता है वो काफी लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान यहाँ रह रहा है दिल्ली से और वो मुंबई में जाके खरीद रहा है, तो हमें जो अपनी जरूरत की चीजें होती है वो अपने आसपास की दुकानों से मिल जाती है। तो इस प्रकार इन फुटकर व्यापारी का जो क्षेत्र होता है वो भी हमें सीमित देखने को मिलता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी फुटकर व्यापारियों की। आई होप आप एक एक विशेषताओं के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं थोक व्यापारी की यानी होलसेलरों के बारे में। थोक व्यापारी में सबसे पहला पॉइंट आता है माल का बड़ी मात्रा में क्रय यानी कि खरीदना। तो होलसेलर जो भी होता है वह क्या करता है डायरेक्ट कंपनियों से ज्यादा मात्रा में माल का क्रय करते हैं, उन्हें खरीदते हैं, तभी उनका गोडाउन भरा भरा सा दिखाई देता है। उसके बाद आती है साख सुविधा। और साख सुविधा, साख मतलब होता है ऋण यानी कि आपका उधार देना। तो ये क्या करता है ये फुटकर व्यापारी को उधार में भी माल बेचते हैं ताकि उनका जो व्यापार है वह अधिक चलता रहे, यानी कि होलसेलर और रिटेलर दोनों के बीच में रिलेशन भी अच्छे से बने रहे। इसके बाद अगला पॉइंट है वो है नमूने के द्वारा विक्रय करना। देखिए नमूना मतलब होता है मॉडल। तो जब हम बात करते हैं थोक व्यापारी की तो वह अपना माल क्या करता है गोडाउन में रखता है, वह सभी माल को नहीं खोल के रखता, उनका माल पैकेजिंग में रखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि वह हर एक का सैंपल ले लेता है ताकि जो भी रिटेलर उसके पास आता है, क्योंकि वह रिटेलर तो ज़्यादा मात्रा में उससे लेगा सामान, एक एक करके तो लेगा नहीं, तो इसलिए उनको यह सैंपल दिखाने के लिए चीज़ें रखी जाती है ताकि वह चेक कर सके कि ये सही है या फिर खराब है। इसके बाद आता है अत्यधिक पूंजी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो होलसेलर होता है वह ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है उत्पादकों से, तो इसलिए उन्हें नगद माल देना पड़ता है। उनका जो ये क्रय विक्रय चलता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात आती है अधिक विज्ञापन पर खर्च। तो अपने माल को लोगों के बीच में विश्वास दिलाने के लिए वह क्या करता है समाचार पत्रों में, टीवी में, अखबारों में अपनी ऐड को रन करता है, यानी कि विज्ञापन चलाता है, जिससे कि लोगों के बीच में उस वस्तु या फिर सामान को लेके ट्रस्ट को पैदा किया जा सके, पता तो चले ये चीज़ सही भी है नहीं। और ऐड वही जने चलाते हैं ज़्यादातर जिन्हें अपने माल के ऊपर भरोसा होता है। ठीक है, तो आई होप आप थोक व्यापारी की विशेषताओं के बारे में भी अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारियों के बीच का। आगे हम पढ़ते हैं तीसरी क्रियाओं के बारे में, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले इसका क्या मीनिंग होता है
किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट है वो बहुत सारी गतिविधियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि परिवहन एक सेवा के रूप में बहुत अधिक लोगों को क्या करता है? रोजगार प्रदान करता है। उदाहरण की अगर बात की जाए तो ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, सामान लादने उतारने वाला हो गया, टिकट संग्राहक हो गया आदि। इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग अपना रोजगार को पाते हैं। परिवहन के कारण पर्यटन यानी कि टूरिज्म जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि लोग अपने राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक देश से दूसरे देश में परिवहन की सहायता से ही क्या करते हैं? घूमने फिरने जाया करते हैं। पर्यटन वाला बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। परिवहन का असर औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी लाता है। इससे क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं का आयात और निर्यात ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हाथ से लेके तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा नहीं, तो इसके लिए उसकी ज़रूरत किसे पड़ेगी? उसे परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में परिवहन जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो कितनी सारी गतिविधियों के ऊपर निर्भर करता है। काफ़ी कॉमन सा टॉपिक था, आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इसके बाद भी कॉमन टॉपिक है तीसरी क्रिया में, वो है संचार यानी कम्युनिकेशंस। तो देखिए संचार सेवाओं में शब्द हो गया यानी वर्ड हो गया, संदेश, तथ्य, विचार, तो ये जो चार चीजें वो आती है, इंक्लूडेड है। शुरुआत में संचार एक तरीके से परिवहन पर निर्भर था, जैसे कि डाक के थ्रू हो गया, कबूतर के थ्रू हो गया, तो परिवहन के थ्रू ये चीजें चला करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे मोबाइल आ गया, दूरभाष आ गया, उपग्रह आ गया, सैटेलाइट आ गई, तो इनके कारण संचार जो यानी कम्युनिकेशन है वह क्या हो गया? परिवहन से मुक्त हो गया। अब क्या है? टेक्नोलॉजी के अनुसार संचार चलते हैं यानी कम्युनिकेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ते संचार सेवाओं की अगर बात की जाए, जिन्हें हम जनसंचार के माध्यम भी कहते हैं, तो जैसे दूर संचार हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, इंटरनेट हो गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से जनसंचार के माध्यम कौन से या फिर जनसंचार के माध्यमों के उदाहरण बताइए, तो आप इन्हें लिख दीजिएगा, आराम से आपका 1 मार्क्स मिल जाएगा। पर्यटन यानी कि टूरिज्म। तो देखिए आखिरकार ये टूरिज्म क्या होता है? काफी कॉमन सा है, ये भी आपको भी पता है। तो पर्यटन क्या है? एक प्रकार की यात्रा है जो व्यापार की वजह आनंद यानी कि एंटरटेनमेंट के उद्देश्य के लिए की जाती है। अब बात आती है कि पर्यटन को जो अफेक्ट करते हैं यानी कि प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक है। तो सबसे पहला है मांग। अब मांग में यानी डिमांड से देखिए क्या होता है कि लोग अपने इस भागदौड़ वाली जिंदगी में काफी बिजी रहते हैं, तो अपने आप को रेस्ट लेने के लिए वो क्या करते हैं? टूरिज्म का सहायता लेते हैं, ताकि वह कोई ऐसे हिल स्टेशन जा सके, बीच जा सके और अपने माइंड को रिफ्रेश कर सके। तो पहली चीज तो मांग आ जाती है। दूसरी बात आती है परिवहन। देखिए परिवहन के आ जाने से आप किसी भी राज्य में, किसी भी देश में आसानी से टूरिज्म को कर सकते हैं, अपना एंजॉयमेंट पूरा अच्छे तरीके से। तो परिवहन की वजह से भी जो पर्यटन है वो काफी प्रभावित है। तो ये कुछ जो नॉर्मल से टॉपिक थे जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगे। इसके बाद आता है कि पर्यटन जो है यानी टूरिज्म है, उसको ऐसे कौन कौन से कारक है जो आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में भी एक एक करके। पहला जो इसका कारक है आकर्षण का वो है जलवायु। देखिए जिस राज्यों या देशों की जो जलवायु अच्छी होती है तो लोग क्या करते हैं? अपने आप को वहां जाना क्या करते हैं? काफी अच्छा मानते हैं। अगर मैं भारत जैसे देश की बात करूं तो यहाँ पे जो टूरिज्म के जो काफी अच्छे अच्छे प्लेसेस है वो है आपका जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, नैनीताल हो गया, ऐसे बहुत सारे हो गया, कुल्लू मनाली हो गया। तो लोग यहाँ पे अपने आप को जाने में काफी आनंद समझते हैं, उनका काफी अच्छा एंजॉय हो जाएगा। तो वो जलवायु के कारण तो देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होता है स्नोफॉल होता है यानी जो ठंड होती है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। ऐसी थकान भरी जिंदगी में जो हम वहां जाते हैं पहाड़ों में, बीच पे, तो हमारा एंजॉयमेंट अच्छा हो जाता है। दूसरा है भ्रू दृश्य यानी कि सीनरी। तो हमारा भी मन करता है कि हम कोई ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर हमें एक नई प्रकार की सीनरी देखने को मिले, जैसे पहाड़ हो गए बड़े बड़े, हम वहाँ पर जाए, अपना अच्छा एंजॉयमेंट करें, बड़े बड़े समुद्र देखने को मिले। ये सारी चीज़ें क्या होती है? भू दृश्य यानी सीनरी से रिलेटेड होती है। और तीसरा है इतिहास एवं कला। तो ये तो सबसे ज़्यादा पर्यटन का है, और इसमें क्या होता है कि जो बाहर के देश होते हैं, भारत जैसे देशों में इसे देखने के लिए सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर इतिहास कला की बात की जाए तो आपने देखोगे कि भारत के अंदर बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बने पड़े हैं, किले बने पड़े हैं, चाहे वो बाबर का हो, हुमायूं का हो, या फिर ताजमहल हो, या फिर अक्षरधाम मंदिर हो। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, इनके बारे में अच्छी जानकारी लेने के लिए जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। और हम भी क्या करते हैं? इंडिया से बाहर जाते हैं, जैसे हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखनी हो या फिर कोई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखनी हो, ये मतलब जो वंडर है पूरे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखने जाते हैं बाहर। तो ये इतिहास और कला के ऊपर क्या करता है? टूरिज्म को आकर्षित करता है। और फोर्थ है इसका सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था। तो
तो भारत की जो संस्कृति है वो पूरे विश्व भर में क्या है, काफी प्रसिद्ध है। इसलिए लोग जो होते हैं यहाँ पर आते हैं और भारत की संस्कृति के बारे में अपनी रुचि रखते हैं। वे हर एक छोटे छोटे पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारत का जो इतिहास रहा है, यहाँ का जो कल्चर रहा है वो किस प्रकार का रहा है। आपने भी देखा होगा कि आज के समय में हमने किस संस्कृति को अपना रखा है, हमने पश्चिमी संस्कृति को अपना रखा है। जो हमारी रियल संस्कृति है वो परंपरागत तरीके है, ट्रेडिशनल वाली है। जीन्स की पैंट शर्ट पहनना, ये सारा किसका, वेस्टर्न कल्चर का हमारे पे क्या वाला प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हम जो थे वो खादी पहनने वाले थे, यानी जो हमारा इतिहास रहा है। तो वक्त के साथ सारी चीज़ें बदलती है। तो ये कुछ थे टूरिज्म के आकर्षण करने वाले कारक। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो चलिए अब हमने तीसरी क्रियाओं के बारे में A to Z चीज़ें जान ली। अब हम बात करते हैं चौथी क्रियाओं के बारे में। ये काफ़ी छोटी छोटी है, चौथी और पांचवी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। तो पहला है कि चतुर्थ क्रिया एक विशिष्ट यानी स्पेशल और जटिल प्रकार की क्रिया है और इसका संबंध जो है वो ज्ञान यानी नॉलेज से रिलेटेड है। इसके अंदर हम शिक्षा यानी एजुकेशन, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, शोध यानी कि रिसर्च और विकास यानी डेवलपमेंट शामिल होते हैं। यह उच्च बौद्धिक व्यवस्थाओं से यानी कि जो हाई लेवल की जो स्किल्स होती है उससे संबंधित रखती है। और इसका दायित्व क्या होता है, चिंतन करना, शोध करना, विकास करना और विचार देना। तो इस क्रिया के अंदर जो सारी होती है वो ज्ञान से रिलेटेड होते हैं। आपने देखा कि बहुत जने क्या करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। अब बिजनेस चलाने के लिए उन्हें क्या चाहिए होती है, जरूरत होती है किस चीज़ की, एक मार्गदर्शन की। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस कंसल्ट होते हैं जो लोगों को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, तरीका बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें चौथी क्रियाओं के अंदर आती हैं। जब मैं बात करता हूँ पांचवी क्रियाओं के बारे में, तो ये तो सबसे हाई लेवल की होती है। तो इसमें क्या होता है, पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं होती हैं जो नवीन यानी कि आज के समय की और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या के प्रयोग के द्वारा की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनका एवोल्यूशन करते हैं यानी मूल्यांकन करते हैं। स्वर्ण कॉलर या फिर गोल्ड कॉलर ये क्या है, तीसरी क्रिया का एक भाग है। यानी कि जो पंचम क्रिया है वो तीसरी क्रियाओं से ही जुड़ी हुई एक क्रिया मानी जाती है। तो इसके अंदर जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है स्वर्ण कॉलर यानी गोल्ड कॉलर। तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगला जो टॉपिक है वो है ब्राह्यस्रोत्र यानी कि आउटसोर्सिंग। सबसे पहले तो आप यही जान लिए कि ब्राह्यस्रोत्र क्या होता है। तो देखिए ब्राह्यस्रोत्र यानी आउटसोर्सिंग, इसका जो रिलेशन होता है वो सूचना प्रौद्योगिकी से होता है यानी कि IT सेक्टर से होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। देखिए इसमें क्या होता है कि बाहरी स्रोत क्या होता है, बाहरी एजेंसियों को कार्य में कुशलता एवं लागतें कम करने के लिए प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में, चीन में, पूर्वी यूरोप में, इजराइल में, फिलीपीन में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। एक तरीके से हम अगर बात की जाए तो मल्टीनेशनल कंपनियां। देखिए क्या होता है कि जैसे अमेरिका की कंपनी भारत में यहाँ पर आती है और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि अपना जो बिजनेस है उसे दूसरे देशों में लगाना और वहीं के जो स्थानीय निवासी है उन्हें अपनी कंपनी में लगाना जो हमारे लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार हम इसे आउटसोर्सिंग का नाम देते हैं। कॉल सेंटर जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और भारत में कॉल सेंटर की तो इतनी मात्रा है कि पूछो ही मत। आगे हम बात करते हैं BPOS के बारे में। तो BPO क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, जो योग्य यानी जो कैपेबल नवयुवक नवयुविका होती है वह क्या करते हैं, इनके अंदर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जिनके अंदर टैलेंट होता है उन्हें इन चीज़ों में, यानी एक तरीके से कॉल सेंटर वाली बात है। और उसके बाद है KPOS, तो यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इनकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इनके द्वारा क्या होता है कि कई क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाता है जिन्हें नॉलेज होती है इंटरनेट से। तो जैसे E-लर्निंग बनाना हो, E-बैंकिंग करना हो, अनुसंधान विकास, ये सारे जो क्षेत्र होते हैं KPOS के अंदर आ जाते हैं। तो काफ़ी इजी से है ये सारे टॉपिक। बस आपको क्या करना है, वन टाइम ही लर्न करना है अच्छे तरीके से और आपके माइंड में एग्जिस्ट कर जाएंगे यानी मौजूद हो जाएंगे। तो आप एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। आगे हम देखते हैं इस लेसन का सबसे आखिरी वाला टॉपिक जिसका नाम है अंकीय विभाजन यानी डिजिटल डिवाइड। तो देखिए इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है विभाजन हो रहा है किसका, अंकों का। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण जो है यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है। आइए समझते हो किस प्रकार से। देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है कि वो सभी देशों को समान पहुंच नहीं देती। विकसित देश की अगर बात की जाए जो ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उसमें क्या होता है, वो इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाती है क्योंकि वे ऑलरेडी
ऑलरेडी डेवलप है, जबकि अगर हम बात करें विकासशील जैसे भारत जैसे देशों की, तो यहाँ पर ये इन चीज़ों में पिछड़ जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हमने अंक विभाजन का नाम दिया है। अगर एक सिंपल से तरीके से बात की जाए, जैसे एक इंफॉर्मेशन आई कि हमने रिसर्च करी है कि चांद के ऊपर ये चीजें भी पाई जाती है, तो सबसे पहले रिसर्च कौन करके चले जाता है? वो चले जाते हैं विकसित देश, और बाद में आती है विकासशील देशों की, और उसके बाद अल्प विकसित का कहीं नाम ही नहीं आता। तो ये प्रक्रिया ही अंक विभाजन की कहलाती है। अब बात आती है कि ये प्रक्रिया आपको देश में भी देखने को मिलती है। अब देश में देखने को कैसे मिलती है? अगर मैं भारत जैसे देश की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि देश के भीतर भी अंक विभाजन देखने को मिलता है। अगर बात की जाए नगरों की, यानी कि अर्बन क्षेत्रों की, जहाँ नगरों और महानगरों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में इस सुविधाओं को वंचित रखा जाता है, यानी कि लोग इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। और इसका रियल एग्जांपल आप भारत में देख भी सकते हो कि कहाँ पे नगरीय क्षेत्र इतनी तेजी से बढ़ता है और ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह जाता है, क्योंकि सारा जो खेल है वो है सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी का। तो आप समझ सकते हैं अंकीय विभाजन यानी डिजिटल डिवाइड के बारे में। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो थर्ड एक्टिविटी होती है, तृतीय क्रियाएं होती है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? तो यूएसए पहले नंबर पे, फिर यूरोप हो गया, चाइना हो गया, इंडिया चौथे नंबर पे आता है, जापान पांचवें पे आता है। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन टॉप 5 आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस टॉपिक के साथ हमारा जो लेसन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आइए जान लेते हैं इसके रिव्यू के बारे में, हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने मानवीय क्रियाओं के बारे में जाना था कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर 4 प्रकार की मानवीय क्रियाएं देखने को मिलती है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। हमने जो लेसन की शुरुआत करी थी वो तीसरी और चौथी क्रियाओं से करी थी। तो सबसे पहले हमने जाना था तीसरी क्रियाओं के बारे में, जिसमें हमने बात करी थी किस किस के बारे में? व्यापार से रिलेटेड, परिवहन से रिलेटेड, संचार से रिलेटेड और पर्यटन से रिलेटेड। उसके बाद हमने एक मेन टॉपिक भी जाना था, उसी के अंदर वो था ग्रामीण और नगरीय मार्केटिंग के बारे में। और एग्जाम टाइप से जो क्वेश्चन था वो था हमारा फुटकर और थोक, यानी कि रिटेलर और होलसेलर दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है। आगे हमने पढ़ा था चतुर्थ और पंचम क्रियाओं के बारे में, जो काफ़ी कॉमन से टॉपिक थे। उसके बाद हमने आउटसोर्सिंग जैसे कॉल सेंटर होते हैं उसके बारे में जाना था। और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था अंकीय विभाजन यानी कि डिजिटल डिवाइड। तो ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जो हमने लेसन को स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से जाना। तो इस लेसन के अंदर जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए। जब मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाऊंगा तो उसके अंदर जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा। अब बात आती है आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि ये तो मैंने आपको चैप्टर करा दिया। चैप्टर आपको तब समझ आता है जब आप अपनी तरीके से पढ़ते हो। 50% काम होता है मेरा करवाने का, 50% काम होता है आपका पढ़ने का, तब जाके आपको 100% उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो पाती है। तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्लीट इस एनसीईआरटी का चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ना है, और साथ ही जो आपकी एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं TBQ, तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर ही आराम से मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक आए गए तो आपके लिए क्लैपिंग तो बनती है कि आपने इतना डेडिकेशन दिखाया, बट आपसे यही चाहिए कि आप लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना ना भूलेगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं फीडबैक तो जानूं कि आप बच्चों को क्या क्या चीज़ें समझ आ रही है और नहीं आ रही है।